जिसमें से आप लोगों की स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। लेकिन ओ हमारा जो है यहाँ पे दीर्घ स्वर नहीं कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। देखिए, अगर दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो आ, ई, उ, ऋषि, इन्हीं मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये मूल स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर हम आ बोलते हैं तो आ बोल देते हैं, लेकिन आ बोलना हो तो आ बोलते हैं, तो थोड़ा समय लगता है। इस प्रकार बड़ी ई में समय लगता है, बड़ा ऊ में, ए ओ में समय लगता है, औ में समय लगता है। तो ये हमारे कौन से कहला जाते हैं? दीर्घ स्वर कहला जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ओ शब्द दिया गया है ये मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं कहलाता है, ये भी ध्यान देना। मूल दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 5 या 6 प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो मात्रा के आधार पर देखा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोग बताइए। तो स्वर आपके कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर होता है। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6 प्रकार के। तो जिह्वा के अकॉर्डिंग देखा जाए जो हमारे स्वर के प्रकार के होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, शब्द या व्यंजन। तो आप सभी लोग जानते हैं एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, ओष्ठ से या तालव्य से होता है। 4 ऑप्शन दिए गए। तो ई, चा, छा, जा, झा या आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालव्य से। ई, चा, छा किससे होता है? तालव्य की बात करें। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न क्या दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। और 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर, सर्वनाम, संज्ञा या उपसर्ग। सभी कमेंट करके बताइए। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? जी हाँ दोस्तों, देखिए हम सभी लोग जानते हैं बड़ी ई, ए और ए ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, लेकिन छोटी ई आपका दीर्घ स्वर नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता हो। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ ये दीर्घ स्वर के उदाहरण कहलाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो देखिए, एक आता है यारा, लावा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाए। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, या का उच्चारण स्थान है? ओष्ठ है, दांत है, मूर्धा है या तालु है। तो यारा, लावा अभी हमने पढ़ भी चुका है। या का जो उच्चारण स्थान कहलाता है वह हमारा तालु कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन से कहलाते हैं? या, सा, हा या अड़ा, इनमें से आपके काकल्य वर्ण कौन से कहलाते हैं?
तो हम सभी लोग जानते हैं जो हा हमारा होता है ये हमारा काकल वर्ण कहलाता है। अच्छा दोस्तों, स्वर विज्ञान में काकल व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है, जैसे हा। ये हमारे क्या हो जाते हैं, काकली व्यंजन की बात करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष् में कितने वर्ण होते हैं, सभी बताइए। 4, 6, 8 या 9 होते हैं, सभी कमेंट करिए। देखिए हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी श्रवण व्याख्याता लोग हैं कि अंतस्थ और ऊष् में हमारे कितने वर्ण कहला जाते हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म दोनों मिला के देखा जाए, पहले देखिए समझ लीजिए। अंतस्थ व्यंजन ये व्यंजन संख्या में 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन ये व्यंजन में संख्या में भी 4 होते हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म दोनों के मिला के कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। यहाँ पे जो आपका 6 ऑप्शन दिया गया है आप देख रहे होंगे जो कि गलत दिया गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा होगा 8 वाला, ठीक है। तो अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं, टोटल 8 वर्ण होते हैं। और इसके अतिरिक्त भी आपके ढा और अणा के रूप में द्विगुण व्यंजन और छा त्रा ज्ञा स्रा के रूप में संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा कहलाता है, हा कहलाता है, ला कहलाता है, मा कहलाता है, जा कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं ऊष्म व्यंजन की अगर बात करते हैं तो हा हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाता है, हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं, आप सभी लोग जानते हैं, सभी कमेंट कीजिए। तो हिंदी भाषा में जितनी हमारी वर्ण लिपियाँ हो जाती हैं सभी लोग जानते हैं, हिंदी भाषा में 52 कुल वर्ण और लिपियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है सही हो जाएगा। ये तो सभी लोग लगभग जानते हैं मेरे हिसाब से, आप सभी लोग इतना तो सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसानी से हमें पता लग जाता है, जानकारी पहले से उपलब्ध रहती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, आपके संपृक्त ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियों की बात करेंगे। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको सभी लोग बताइए क्या कहा जाता है, युग्मक ध्वनियों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यंजन है, वह जो दिया गया है ये हमारा कौन सा व्यंजन है, ऊष्म है, महाप्राण है, अंतस्थ है या अघोष है, सभी कमेंट करके बताइए। तो वह कौन सा व्यंजन कहला जाता है, तो वह हमारा अंतस्थ व्यंजन कहला जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पाफा बाभा मा आदि का उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है, तालव्य से होता है, कंठ से होता है, सभी कमेंट करके बताइए। तो पाफा बाभा मा आदि का जो उच्चारण स्थान होता है किससे होता है, पाफा बाभा मा, ओष्ठ की बात करेंगे, दोनों ओंठ आपस में टकरा रहे हैं जब ये वर्ण आप लोग बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, मात्रा होते हैं, विसर्ग होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त जो कहला जाते हैं वह हमारा स्वर कहला जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, सासा साहा, ताथा दाधा, टाठा डाढ़ा, चाछा जा या झा की बात करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वह हमारा सासा साहा कहला जाता है। जो पहला वर्ग दिया गया है, ग्रुप दिया गया है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण कहा जाता है। देखिए हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उन वर्णों को क्या कहा जाता है, सभी लोग बताइए। तो उन वर्णों को क्या कहा जाता है, अघोष, जिनमें केवल श्वास का प्रयोग करके उच्चारण किया जाता है। 11 अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो 11 अलावा जो व्यंजन कहला जाते हैं हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और क्या बता चुके हैं, अंतस्थ व्यंजन बता चुके हैं। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, चा है, का है, टा है, जा है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, घोष वर्ण पूछा जा रहा है कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, घोष वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पे जो जा लिखा हुआ है यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, घोष वर्ण कहला जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, आ है, बड़ा आ है, ई है या ओ है।
देखिए ओष्ठ वर्ण। आप ये देखिए जब इन चारों को उच्चारण करेंगे, दोनों ओठ आपस में किस में टकरा रहे हैं, आ, ई और ऊ। जब भी ऊ बोलते हैं तो आपके दोनों ओठ आपस में टकरा जाते हैं या पास पहुंच जाते हैं, तो ये हमारा ओष्ठ वर्ण कहला जाता है ऊ। यानी कि हमारा यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, चंद्रबुंदी का, पंचम वर्ण का या स्वर का कार्य करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अनुसार किसका कार्य करता है, तो अनुसार जो होता है वह पंचम वर्ण का कार्य करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि, स्वर, ध्वनि या व्यंजन कहते हैं। सभी कमेंट करके बताइए। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि। क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। सभी बताइए। जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है वह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नो डाउट। आई होप समझ रहे हैं आप सभी लोग। कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। जी हाँ, संयुक्त स्वर की पहचान करके बताना। ए, ऐ, उ और ओ, सभी बताइए। देखिए संयुक्त स्वर तो आपका ए, ऐ और ओ ये संयुक्त स्वर है, लेकिन जो ऊ दिया गया है ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए दो असमान स्वरों को मिलकर हमारा संयुक्त स्वर बनता है, और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और ऋषि ये हमारे 5 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है, खा, गा, घा या ठा, सभी बताइए। तो इनमें से जो हमारा अल्प प्राण व्यंजन कहला जाता है वह हमारा कहला जाता है गा। गा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्प प्राण व्यंजन की संख्या पर आ जाता है। महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे खा, घा, झा, ये महाप्राण कहलाते हैं। और अल्प प्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला, जैसे का, गा, जा, पा, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण, जिसमें कम वायु प्रवाह से बोला जाता है और अधिक वायु प्रवाह से बोला जाता है वह महाप्राण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग कहला जाता है। महाप्राण मतलब जिन वर्गों में सबसे अधिक ज़्यादा या देर से बोला जाता हो, ज़्यादा हवा आपका प्रेशर रहता है, वैसा कौन सा ग्रुप है। खा, छा, ठा, दा, चा, अंगा, मा, सा, धा, या, दा, धा। तो खा, छा, ठा ये हमारे क्या है, महाप्राण वर्गों वाला वर्ग कहला जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। दोस्तों ए और ऐ वर्ण ये क्या कहलाते हैं, नासिक, मूर्धन, ओष्ठ या कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो ए और ऐ वर्ण जो हमारे होते हैं ये हमारे कंठ तालव्य वर्ण कहला जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का लेडी सही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वितत्व व्यंजन है, पुनः है, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। देखिए द्वितत्व व्यंजन की बात करें, जिसे लिखा हुआ है बच्चा, ये द्वितत्व व्यंजन हो गया। जिसे लिखा हुआ है कुत्ता, तो ये ताब, ठीक है। एक शब्द के साथ अगर आधा शब्द लगा हुआ है वह हमारा द्वितत्व व्यंजन कहला जाता है, वह शब्द हमारा द्वितत्व व्यंजन कहला जाता है। जैसे इस पर दिल्ली में एक छोटा ला है, एक बड़ी ली है, ठीक है, दिल्ली लिखा हुआ, तो दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्वितत्व व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। ये दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग होने पर द्वितत्व व्यंजन बनता है, जैसे कच्चा, मक्का, पन्ना, पत्ता आदि। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी कहलाती हैं, का, खा, यारा, चा, जा, टा, अड़ा। देखिए इनमें से जो हमारी कंठ ध्वनियाँ कहला जाती हैं का और खा, जब आप का और खा बोले तो आवाज़ कहाँ से आप देखेंगे, कंठ से आती, सीधा प्रेशर कंठ पर पड़ता है, का, खा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है, हमारे कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, का और खा वाली हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ता, न, दा या टा, सभी बताइए। देखिए दोस्तों जो वर्ण उच्चारण की दृष्टि से आपका दंत नहीं, तो
तो हम सभी लोग जानते हैं। ता बोलते हैं तो दंत होता है, दा बोलते हैं, टा बोलते हैं। तो जैसे जैसे जीभ आपके दांत पे चिपकी होती, जैसे दा बोलते हैं जीभ आपके दांत से दंतव्य से हट जाती है। तो ये तीनों हमारे उच्चारण की वजह से दंत है। लेकिन ना जैसे बोलते हैं, ना, ता, था, दा, धा, टा, ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं? दंत। लेकिन टा हमारा दंत में नहीं आता है। टा, ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे दंत वर्ण कहलाते हैं। तो टा जो दिया गया है ये आपका दंत वर्ण नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न। कौन सा अमानक वर्ण कहलाता है? भा, घा, का, खा, गा। देखिए अमानक वर्ण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है आपका, क्या दिया गया है सभी लोग बताइए। भा यहाँ पे हमारा अमानक वर्ण हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? का और सा के, का और चा के, का और छा के, का और सा के योग से बनता है। तो छा वर्ण किसके योग से बनता है सभी लोग बताइए। तो का और सा के योग से बनता है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल कितनी या कुल संख्या कितनी है? 5, 10, 11, 15 सभी बताइए। तो हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 11। और व्यंजन कितनी की बात करते हैं? 41। टोटल 52 वर्ण है सभी लोग जानते हैं। 52। नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? खा और गा है, उ और ऊ है, ए और औ है, सा और शा है। तो नीचे दिए गए शब्दों में देखा जाए तो नवीन विकसित जो हमारी ध्वनियाँ कहला जाती हैं वह हमारी का और खा और गा कहला जाएंगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, फीडबैक भी कर रहे हैं। तो निम्न किस में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? तो वर्ण व्यंजन कौन कौन से हो जाते हैं? देखिए दोस्तों, खा, रा, या, ये हमारे तीनों क्या कहला जाएंगे? ये तीनों हमारे वर्ण व्यंजन कहला जाएंगे। कौन कौन से? खा, रा और या, ये वर्ण व्यंजन है। लेकिन ऊ आपका वर्ण व्यंजन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाए। कोई भी डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सा शरीफा वाला, षटकोण वाला, शा सरौता वाला और हा हलवाई, ये 4 व्यंजन कहलाते हैं। आपके प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन सभी बताइए। देखिए साहा ये हमारे जो व्यंजन कहलाते हैं ये कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं। किस शब्द में ऋषि का स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज सभी बताइए। देखिए जिस शब्द में आपका ऋषि स्वर नहीं, कृपा में ऋषि है, कृष्ण में ऋषि है, दृष्टि में ऋषि, लेकिन आज में कोई रा का जिक्र ही नहीं हो रहा है, कोई आपके ऋषि के जिक्र ही नहीं हो रहा है आज में। तो ऋषि जो स्वर किसमें नहीं है आपके? आज में नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? बा, ढा, आ या जा सभी बताइए। देखिए दोस्तों, इनमें से जो हमारा पश्च स्वर कहला जाता है वह कहला जाता है बड़ा आ। बड़ा क्या हो जाता है यहाँ पे? हमारा पश्च स्वर की कैटेगरी पर आ जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन पार्श्वक है आपका? शा, ला, झा, ज्ञा। इनमें से ऐसा व्यंजन जो पार्श्वक है वह हमारा कहला जाता है ला। बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, मा या छा सभी बताइए। देखिए इनमें से जो हमारा घोष वर्ण कहला जाता है तो माँ जो दिया गया है यहाँ पे, जी हाँ, ये हमारा घोष वर्ण कहला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विसर्ग में कौन सा शब्द बनता है? अध, निस्पृह, द्वित्व या थोड़ा सा, चलिए बताइए। तो विसर्ग में जो हमारा शब्द बनता है
वह बनता है निष्प्रह। निष्प्रह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? क्या आपका दंत है, मूर्धा है, कंठ, ओष्ठ है, या इनमें से कोई? तो ओ का जो उच्चारण स्थान हो जाता है वह हमारा कंठ और ओष्ठ हो जाता है। अगला है, का, गा, जा और फा ये ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी, फारसी की, अंग्रेजी की, या दक्षिणी भाषाओं की? तो का, गा, जा, फा ये ध्वनियाँ जो कहला जाती हैं आपके अरबी और फारसी की ध्वनियाँ कहला जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तालव्य व्यंजन है डाटा, डाढ़ा, चाछा, जाझा, टा, था, दा, डा, मा, फा, जा, भा। देखिए तालव्य व्यंजन सभी लोग पहचानते हैं, चा, छा, जा, झा, ये हमारे तालव्य व्यंजन कहला जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो जिन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार है? दीर्घ, क्लुप्त, ह्रस्व, या इनमें से सभी? तो जो स्वर ध्वनि के प्रकार कहला जाते हैं, दीर्घ भी है, प्लुप्त भी है और ह्रस्व भी। तो इनमें से सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में हमने जो पहले प्रश्न किए थे उनमें आपको डिटेल के साथ बताया भी था। निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर कहलाता है? या, प, रा, या ला? सभी बताइए। देखिए अर्धस्वर की बात की जा रही है, तो अर्धस्वर जो इसमें से कहला जाता है, जो आपका यह दिया हुआ है, तो यह हमारा कौन सा कहला जाता है? अर्धस्वर कहला जाता है। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, दूसरा चौथा, पहला चौथा। तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपके कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अपना फीडबैक अवश्य शेयर कीजिएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रश्न